Nan, and you are watching our YouTube channel where we were trying our best to make your education and subject learning as much as easier as possible. So, this is the part number 3 wherein we were running with the topic cash flow statement, grade 12 accountancy, and in previous videos we have covered our topic operating activities. We also covered investing activity. In this part number 3 we will be covering our financing activity. So let us start. So this is something just a revisit for you all. If you haven't seen your part A and part 2, the link you can find in the description box. You can directly visit those videos, but in case you do not want to, you just directly come to the financing activity. Still, I just want you to go through the previous concept because it will be useful for you. Okay, so let us start. So there the first thing I told you कि सबसे पहले आपको you need to find out the profit and loss. Okay, and profit and loss आपको balance sheet में directly you can have there, और अगर नहीं given है बच्चों, then you need to take out the difference from the previous year and the current year, the reserve and surplus amount, and maybe the statement of profit and loss value which is reflected in your balance sheet. Okay, thereafter अगर हमने if we have created any type of reserve, कुछ भी रिजर्व यहाँ पे क्रिएट किया था, जनरल रिजर्व हो या कोई और ऐसा कोई रिजर्व हो जिसका कुछ नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, उनका भी जो भी अमाउंट आपने इस साल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो भी आपने अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया होगा, दैट अगेन यू नीड टू ऐड ऑन हियर. देन देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, वो भी मैंने आपको कहा था, वो भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जहाँ पे मैंने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसे हम अज्यूम करेंगे आपका एक्चुअल टैक्स पेमेंट, और जो इस साल का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा उसे हम यहाँ पर ऐड ऑन करने वाले हैं. ठीक है, देर आफ्टर हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे निकालना है. फर्स्टली वी नीड टू मेक अगेन एडजस्टमेंट फॉर द नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल चेंज को यहाँ एडजस्ट करना था, एंड लास्टली ऑपरेटिंग के अंदर हमें अपना प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स को, जिसको हमने अभी अभी अज्यूम किया था टू बी द एक्चुअल टैक्स अमाउंट पेड, तो वो हमें यहाँ डिडक्ट करने के बाद आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल सकता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन केस यू आर गेटिंग दिस अमाउंट एज अ नेगेटिव नंबर, सो डू नॉट पुट अ माइनस symbol there, instead use the bracket. Okay, so in accounts generally wherever we got the negative figures, we always use the bracket to showcase that this becomes a negative figure here. देन वी हैव सीन द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपका कवर करता है आपकी जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं. नॉन करंट एसेट्स के अंदर जितना भी बच्चों फ्लक्चुएशन होगा, साथ ही साथ नॉट ओनली नॉन करंट एसेट्स बट इसके साथ में अगर उन्हीं नॉन करंट एसेट से आप कोई इनकम ड्राइव कर रहे हो, दैट अगेन विल बी काउंटेड अंडर द हेड ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग, राइट, सो दिस इज़ अ कैश आउटफ्लो. हमने बिल्डिंग को परचेज किया, दिस मस्ट बी अ कैश आउटफ्लो, बट नाउ आई एम गिविंग दिस बिल्डिंग टू माई टेनेंट and earning there from a rental income, so that rent received income will be my cash flow from the investing activity as a inflow. ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक कवर किया था. अभी हम कवर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का. ज़्यादा आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेगी. ठीक है, बिकॉज ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रीन पे, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जिसपे हर चीज़ कोशिश की गई है आपको समझाने के लिए, इंक्लूड करने की. बट जनरली आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चीज़ें मिल सकती हैं वो 3 to 4 हो सकती है, नॉट मोर देन दैट. सो क्या क्या आता है, देखिए अभी हमने बैलेंस शीट के वर्किंग कैपिटल को टच किया था ऑपरेटिंग के अंदर, हमने नॉन करंट एसेट्स को टच कर लिया था आपके बैलेंस शीट के इन्वेस्टिंग के अंदर. अभी हमारे पास पूरी बैलेंस शीट में पार्ट क्या बचता है, हमारे पास बचा है या तो शेयर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर फंड बेटर रहेगा, या तो हमारे पास बचा हुआ है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, या फिर हमारे पास बचा हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को. तो ये जो चीज़ें आपकी बच गई वही सब आती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर. ओके, सो अगर आपने कोई भी शेयर्स को या डिबेंचर्स को इशू किया है, सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर स्टेटमेंट ओनली. इंस्टेड यू विल बी यूजिंग अ वर्ड प्रोसीड्स. ओके, सो प्रोसीड आपने वर्ड यहाँ पे ऐड करना है. इंश्योर यू आर राइटिंग द सेम वे इन योर एग्जाम्स. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर. देन हो सकता है कि आपकी कंपनी ने डिसाइड किया हो कि देर आर 2 सोर्स ऑफ फंड्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव द on your fund, then you may have the debentures and you may have the long term borrowing, which can which you can raise from the financial institution or maybe from any NBFC or maybe directly from any banking institution.
or maybe from any of your relative. So in case you are getting it from your relative for lesser than 1 year of period, then it will be considered as short term borrowing. ठीक है, प्लीज़ इसको बात को ध्यान रखिएगा। आपका जो लोन होता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लोन दिया होता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता है तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि मैम इजंट इट दिस इज करंट लाइबिलिटी, तो अगर ये करंट लाइबिलिटी है तो इसको तो ऑपरेटिंग के अंदर आ जाना चाहिए था, राइट। वहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया था वर्किंग कैपिटल के अंदर, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो यहाँ कंसिडर होंगी। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेम लाइकवाइज अगर इन्हीं चीज़ों से आपको इनकी आपको रीपेमेंट अगर आपको करनी पड़ गई, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी जो है रीपेमेंट करना पड़ गया डिबेंचर का, ठीक है। बाय द वे अगर आप कभी किसी डिबेंचर को रीपे करते हो देन वी कॉल इट रिडेम्पशन। ओके, सो देयर इज अ सेपरेट चैप्टर अबाउट दिस। तो रिडेम्पशन अगर आपने किया है तो वो यहाँ से आपका लेस हो जाएगा। आपने अगर किसी को अगर आप किसी भी शेयर होल्डर को यहाँ पे डिविडेंड अगर आपने पे किया है, जो आपने ऊपर एडजस्टमेंट करते वक्त ऐड ऑन किए थे, वो अब यहाँ पे माइनस होंगे, ठीक है। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर रहे होते हो तो आप इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इन सभी चीज़ों को वहाँ ऐड ऑन इसलिए करते हो क्योंकि हमें जो सबसे पहले एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है बच्चों, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके, और अगर हमने प्रॉफिट में से पहले ही डिविडेंड माइनस करके यहाँ दिखा दिया तो आप अपने बिजनेस की मेजर इनकम यानी कि ऑपरेशनल इनकम को नहीं समझ पाओगे। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के हेडिंग की, सो देयर इन वी कैन शॉर्टली डिडक्ट द pay any kind of dividend or even any kind of interest which you are giving over the borrowings or even on the short term loans, ठीक है। तो कोई भी ब्याज की पेमेंट है, कोई भी डिविडेंड की पेमेंट है, देखिए जब ये चीज़ें इनकम बनती है ना तो सारी की सारी ये इन्वेस्टिंग में चली जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ये तब बन सकती है जब आपने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, और इन्वेस्टमेंट इज नॉन करंट एसेट। लेकिन जब आपके यहाँ पे किसी और पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड यू आर द पर्सन हु इज़ द डेटर इन दिस केस, और आपको पेमेंट करनी है, सामने वाली पार्टी क्रेडिटर है, तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेडिंग के अंदर आपकी मेंशन कर दी जाएंगी, ठीक है। नाउ दिस इज द जो मैंने क्रक्स था आपको समझा दिया। नाउ लेट अस सी किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताऊँगी जो आपको समझना है। सी दिस इज द क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ आप लोगों के लिए। यस, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का सिमिलर कुछ देखता हुआ मिलेगा। तो क्या है आपको क्वेश्चन में, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर तक वी हैव 7 लाख रुपीज़ इन आवर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 7 लाख रुपए थे और अभी ये इंक्रीज हो गया है अप टू 12 लाख। सो वी हैव 5 लाख रुपीज़ दिस ईयर, तो ये क्या होगा हमारा, कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, दिस बिकम्स माई कैश इनफ्लो मैम। तो आप इसको प्लस के सिंबल के साथ, अभी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग वी अंडरस्टैंड कि आपको जो है 5 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या कहती है, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो यानी कि जब आपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया तो साथ ही साथ आपको 2% प्रीमियम भी तो मिला ना, तो एक्स्ट्रा पैसे भी तो आए होंगे ना। इस 5 लाख के ऊपर भी 10,000 रुपये समथिंग आ गया होगा आपका, ठीक है। तो बच्चे हालांकि वो इसके अंदर आपने ऐड ऑन नहीं करना, क्योंकि वी कंसिडर इट एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग से आपका हेडिंग बनता है बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का हेडिंग है, यानी कि जो आपके 10,000 रुपये आएंगे, वो भी आपको फाइनेंसिंग की एक्टिविटी के अंदर ही इंक्लूड करना है। ओके, नाउ वन मोर एडजस्टमेंट इज गिवन है। दे आर सेइंग कि अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। यानी कि जब मैंने अभी आपको बोला कि वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्विटी शेयर इज ₹5 लाख, कि हमें इक्विटी शेयर से 5 लाख रुपए मिले, बट उस 5 लाख रुपए पर तो 2.5% हम कमीशन दे चुके हैं ना बच्चों। तो आप अब हमें पता है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी इस तरह का हेडिंग हम नहीं मेंशन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आउटफ्लो तो है मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस के लिए, हमारे जो अभी जो आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए कंसिडर किए हुए थे, इसी 5 लाख में से आप यहाँ पे डिडक्शन करोगे 2.5% की, अगर आप करना चाहो। इन केस यू वांटेड टू शो इट एज अ सेपरेट हेडिंग एज अ अंडर राइटिंग कमीशन, दैट इवन यू कैन डू सो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, नेट आपका आंसर तो वही रहेगा। एंड आई वुड एडवाइज यू टू बेटर हैव अ सेपरेट हेडिंग, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन का आप हेडिंग डाल सकते हैं, और वहाँ पे आप जो भी आपका ये 2.5% का अमाउंट रहेगा, समवेयर आपका 1,25,000 के अराउंड ही आएगा, 12,500 के अराउंड अमाउंट रहेगा, और आप इसको ब्रैकेट यानी कि क्योंकि आपका नेगेटिव फिगर्स है, आप इसको शो करोगे। सो आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी
कि जैसे मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट्स के लिए कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ना सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को देखना है बल्कि उनसे अक्र्यू होने वाली इनकम को भी वहाँ पे इंक्लूड करना है। सेम तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी प्रोसीड हो रही है, लेकिन उस प्रोसीड को लाने के लिए, उस पैसे को लाने के लिए आपने कोई इनकम माइनस करनी पड़ रही है, या कोई कमीशन पे करना पड़ रहा है, या कोई और ब्रोकरेज फीस आपको पे करनी पड़ रही है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई फीस फाइन कुछ भी हो सकता है, वो सभी आपने यहाँ पे नेगेटिव फिगर्स में रखना होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात यहाँ पे बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आपकी गिवन है, और प्रेफरेंस शेयर्स को ये क्या किया गया है, क्या है, रिडीम किया गया। रिडीम्स मतलब रिडेम्पशन, यानी कि पेमेंट हुई है, सो इट विल बी अ कैश आउटफ्लो। तो 1 लाख रुपए मेरे पास थे लास्ट ईयर तक, और अब एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने साफ बताया है कि हमारा रिडेम्पशन हुआ है। तो बेटा सपोज ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी होती, इवन ये लाइन जो है 8% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम, सपोज ये लाइन यहाँ नहीं लिखी हुई है, तो क्या तब भी हम इसको रिडेम्पशन कंसिडर करेंगे? सो द आंसर इज यस मैम, आप करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपने एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ा। जैसे आपने जब इक्विटी शेयर्स को प्रोसीड लिया था तो 2% प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला था, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या मैम जो मेरा नेगेटिव फिगर होगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए की पेमेंट जाएगी, या फिर 1 लाख प्लस आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जाएगा? तो अगेन आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप चाहो तो सेपरेट हेडिंग यहाँ रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहते हो तो आप इसी के अंदर प्रीमियम जो है रिडेम्पशन का ऐड करके भी दिखा सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में यहाँ पे इसको जरूर दिखाइएगा कि ये अमाउंट, कहीं आप डायरेक्टली अमाउंट ना लिख दे। ठीक है, एग्जामिनर को आपने क्लेरिफाई करना है कि मैंने अमाउंट क्यों लिखा, कहाँ से ये फिगर आ रहा है। ठीक है, देन आते हैं इंटरेस्टिंग थर्ड पॉइंट पे, जो कि है डिबेंचर। डिबेंचर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि डिबेंचर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे हमें होती है, क्योंकि ये जो आपके प्रीमियम है, अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज फीस है, ये सब बहुत क्लियर होता है। एक बार आपने समझ लिया तो दोबारा दोबारा आपको दिक्कत नहीं होती। बट डिबेंचर का केस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिबेंचर का केस क्यों डिफरेंट है? जैसे आप एक, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, आप देखिए लास्ट ईयर तक 9% वाला कोई डिबेंचर मेरे पास नहीं था। इस साल 2 लाख रुपए है, और कहा गया है कि 9% की रेट वाले डिबेंचर हैं। तो बेटा अगर ये 9% वाले डिबेंचर का रेट यहाँ पे है, इन पे 9% ब्याज देना होता है, अब मैं दूँ या ना दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब 31 मार्च 2023 को अगर मेरे पास डिबेंचर आए हैं और आज की डेट पर ही मैं अपना कैश फ्लो बना रही हूँ, ठीक है, आज ही मैंने डिबेंचर जो है एक्वायर किए हैं और आज ही मेरा कैश फ्लो बन रहा है, तो एक दिन का ब्याज तो हम अकाउंट्स में देते ही नहीं है। हम तो मंथ वाइज पे होते हैं, हमारी जो रेट होती है वो पर एनम होती है, तो मंथ वाइज का तो मैडम निकाल सकते हैं, पर डे का तो हम नहीं निकालते। 365 डेज का उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है हमारे लिए, बहुत कम पैसा होगा। तो क्या हम यहाँ कंसिडर करेंगे? सो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं गिवन है कि देखो, मैंने आपको बोला ना कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने डिवेंचर आज ही इशू करे हैं, तो आपने ये एजम्पशन अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी हुई है, पहली चीज़ तो आप इसको स्टार मार्क करके अपने एग्जामिनर को लिखोगे। ठीक है, एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे इसको, आप बोलेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में आपको एक पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि वी आर अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर, द फ्रेशली डिबेंचर, द फ्रेश न्यू 9% डिबेंचर वर इशूड ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2023, कि मैंने तो ये मान लिया है कि ये डिबेंचर तो 31 मार्च को ही मैंने मंगाए थे, तो इस पर कोई ब्याज में नहीं देने वाला। ठीक है, या देने वाली। ओके, नेक्स्ट आता है सिचुएशन जब क्वेश्चन आपको खुद कंफ्यूज करके एक डेट यहाँ पे आपको देगा। वो डेट क्या हो सकती है? सपोज मैंने आपको बोला कि जो नए फ्रेशली इशू डिबेंचर्स हैं ये आपको दिए गए थे 31 या फिर 1 अक्टूबर, यहाँ पे ले देते हैं 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि अगर ये डेट आपको दी गई है, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप जब 31 मार्च को कैश फ्लो बनाएं तो ब्याज का भी हिसाब रखें। यानी कि आपको यहाँ पे 9% की कैलकुलेशन करनी होगी। 9% के हिसाब से अगर आप 2 लाख पे ब्याज निकालोगे, अमाउंट आता है आपका 18,000। लेकिन क्या हम 18,000 ब्याज देंगे? नो मैम। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ये पैसा 1 अक्टूबर को आया था, और 1 अक्टूबर से लेके बच्चों 31 मार्च 2023 तक आपका टाइमलाइन बनता है सिर्फ 6 मंथ। तो यानी कि आप यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट आपका पहले आपने ऐड ऑन भी करना था नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की एडजस्टमेंट में, और यहाँ आपने माइनस कर देना है। ओके, देन यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आपको फिगर दे दिया जाए। अब बात करते हैं 7% डिबेंचर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि लास्ट ईयर तक 1 लाख रुपए डिबेंचर्स से हमें मिले हुए थे, इस साल कोई पैसा नहीं है। अगर कोई पैसा नहीं है तो इट मीन्स आपने किया होगा रिडेम्पशन यहाँ पर। तो रिडेम्पशन की कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है मैम, कोई प्रीमियम तो नहीं है। देखिए अगर प्रीमियम है, जैसे यहाँ पे दे ही रखा है कि यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना पड़ेगा, भूल गई हूँ कि 9% डिबेंचर्स पे यहाँ पे डिस्काउंट है, तो जब आप यहाँ पे
पैसे लिखेंगे जो आपका ये 2 लाख रुपए आए थे, उस पर आपने 1% डिवेंचर जो है डिस्काउंट जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, बात कर लेते हैं 1 लाख वाले डिवेंचर 7% की। उसके बारे में एक ही लाइन गिवन है कि ये जो डिवेंचर्स हैं ये आपके 5% प्रीमियम पे रिडीम होने वाले हैं, अगेन एक्स्ट्रा पेमेंट। तो 1 लाख के साथ साथ जो है आप 5% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की यहाँ पे जो है कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, टॉप चॉइस इज योर्स। अगर सेपरेट हेडिंग बनाना है रिडेम्पशन प्रीमियम का तो वो भी बना सकते हो, नहीं बनाना तो ऐड ऑन करके भी दिखा सकते हो, एक ही बात होएगी। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ले लिया है। लेकिन क्या हमारा कैश फ्लो खत्म हो गया? एक तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि मैंने मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नेट कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया है, इन्वेस्टिंग से भी कर लिया है, और मैंने अपना फाइनेंसिंग से भी कर लिया, तो क्वेश्चन तो खत्म हो जाना चाहिए ना। तो असल में आपका क्वेश्चन अभी बाकी है। क्या बाकी है? आपको लास्ट एडजस्टमेंट क्या करनी होती है बच्चों? आपने, क्योंकि आप निकाल रहे हो कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो का मतलब सिंपल सा क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब मैम ये होता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में कहाँ से कैश गया था और कहाँ आया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके बैलेंस शीट में जो आपने कैश एट बैंक या कैश इन हैंड दिखाया वो गलत अमाउंट है? बिल्कुल नहीं, वो एक एक्यूरेट अमाउंट है, क्योंकि आप ये ऑडिटिंग भी तो होती है ना अपने अकाउंट्स की। तो इसका मतलब जितने भी फिगर्स मेरे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सारे सिमिलर होने चाहिए, सेम होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये जो भी आपका आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ का भी कैलकुलेट करी है, ऑपरेटिंग, आपने ऑपरेटिंग कैलकुलेट किया, आपने इन्वेस्टिंग कैलकुलेट किया और आपने अपना फाइनेंसिंग को एक्टिविटी को इंक्लूड किया। हो सकता है किसी एक का आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए, हो सकता है तीनों का आपका पॉजिटिव हो जाए, व्हाट्सोएवर विल बी द सिचुएशन। चलो मैं यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ आ रहा है, ये आपका 200 आ रहा है और ये आपका -50 आ रहा है। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो नेट अफेक्ट आएगा वो रहेगा 250। तो ये आपने बताना है कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द या नेट कैश फ्लो फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका ये आया, इसमें आपने लास्ट ईयर का कैश बैलेंस, लास्ट ईयर का कैश बैलेंस जो भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, मैं फिर से बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आपने ऐड करना है। कौन से टाइम का? प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, अगर कैश बैंक और कैश इन हैंड अगर आपको अलग से गिवन हो तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ये आपका ऐड ऑन करने के बाद आपका ये जो आंसर है वो प्रेजेंट जो आपका कैश फ्लो है, यानी कि करंट ईयर का जो आपका कैश बैलेंस दिख रहा है उसके इक्वल आना चाहिए। अगर बच्चों ये नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर यहाँ पे कमिट किया हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज आपकी जो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना लेती हूँ। सो बैलेंस शीट आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये आपका है करंट ईयर हमारे पास और ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर में अमाउंट गिवन है 350 और लास्ट ईयर की कैश इन बैलेंस हमारे पास है, कैश इन हैंड बैलेंस है 100 रुपीज़। अभी जो मेरा आंसर आया था तीनों एक्टिविटी से वो नेट आया था 250। अब इस 250 में अगर मैं 100 ऐड करती हूँ जो कि मेरे प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस है तो मेरा आंसर आता है 350 रुपीज़। तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? यस मैम। तो इससे आपको एश्योरेंस भी मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन करते करते कि क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। वेल ये बहुत ही रेयर केस होगा आपके लिए, क्योंकि अभी जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए। जनरली अब टॉपिक वाइज यहाँ पे सीबीएसई क्वेश्चन उठा रही है कि ये जो फिगर्स है इनसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट निकालिए आप, और ये जो फिगर्स हैं इनसे आप सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो आउटफ्लो बताइए। तो सेपरेट टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्कर में आता है, जिसमें 2 सेग्रीगेशन आपको 3+3+ के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो बिल्कुल कम है, लेकिन फॉर आवर बेटरमेंट आपको हर तरीके से अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको ये करना चाहिए। और वेल इन गुड कि अगर आपको ये भी पता है कि किसी तरीके से मुझे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ये एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ ये 6 मार्कर मेरे पक्के हैं, ये यहाँ पे कोई डाउट मुझे नहीं है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर नहीं किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। बच्चे जनरली ना आपके पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे टफ जो एडजस्टमेंट आती है वो एडजस्टमेंट आपके लिए रहती है प्रोविज़न फॉर टैक्स की। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल सा इसका रीज़न है कि ये टफ रह भी क्यों रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको गिवन है, सिंपल क्वेश्चन कैसे, ये बैलेंस शीट हुई और आपका ये करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और आपको करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स की ही बात हो रही है। करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है 30,000 और प्रीवियस ईयर का यहाँ पे अमाउंट गिवन है 20,000। बेटा ये आपका फर्स्ट सिनेरियो, आप इसको फर्स्ट केस स्टडी आप मान सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है यहाँ पे। सिंपल क्यों है? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपने सिंपल एज्यूम कर लेना है कि मैम
अगर मैंने पिछले साल 20,000 रुपये डाले थे इस प्रोविज़न अकाउंट के अंदर टैक्स के लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि मैम पिछले साल का टैक्स भी 20,000 रुपये होगा, तभी तो मैंने इकट्ठे किए होंगे पैसे। तो यानी कि लास्ट ईयर के अमाउंट को तो आपने मान लेना है क्या, टैक्स एक्चुअली पेड। क्लियर? आपने प्रीवियस ईयर के अमाउंट को क्या कंसिडर कर लेना है, टैक्स एक्चुअली पेड। और आपने करंट ईयर के अमाउंट को क्या कंसिडर कर लेना है, आपने इसको कंसिडर कर लेना है दिस ईयर ट्रांसफ़र, कि ये पैसा मैंने इसी साल यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। यानी कि ये जो 20,000 पिछले साल के हैं इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। 20,000 मैंने रखे थे, फिर मैंने 20,000 रुपये टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में, और मैम ये 20,000 रुपये मेरे ख़त्म हो गए, टैक्स में चले गए। तो ये जो 20,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं मैम, ये मैंने इस साल का जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसमें यहाँ पे पैसा डाला हुआ था। ये आपका आता है केस नंबर 1। आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आती है जब इन दो इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। कैसे? प्रीवियस एग्जांपल ये लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन कहता है कि मिंकू मैम ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना रही हूँ बच्चों, ये एक लाइबिलिटी होती है। अगर आपको ना पता हो तो लास्ट ईयर का बैलेंस को जो आपने यहाँ लिखना होता है। सो पिछले साल का जो मेरा बैलेंस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दिया हुआ था 20,000 रुपये, और इस साल का जो हमारा बैलेंस है वो आपका आता है 30,000 रुपये। अब क्वेश्चन में तीसरी इन्फॉर्मेशन जैसे दी जाएगी आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ ज्यूम कर लेती हूँ कि जो हमें थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है टैक्स एक्चुअली पेड, टैक्स एक्चुअल पेड। सपोज करो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि आपने असल में 25,000 का टैक्स भरा था। अब आप बताइए मुझे क्या ये पॉसिबल है? आपके पास पिछले साल अकाउंट में 20,000 रुपये थे टैक्स को पे करने के लिए, जबकि असल में आपका जो यहाँ पे 25,000 रुपये का टैक्स गया है। तो इसका मतलब देखो पैसा आपका बाहर गया इस अकाउंट से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू बैंक अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख देना प्लीज़ टैक्स पेड, ठीक है, टैक्स पेड। कितना आपने पे किया है मैम? 25,000 रुपये यहाँ पे किए हैं। अब आप मुझे बताइए 20,000 थे, 25,000 पे किया है, और उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 30,000 रुपये बचे हुए हैं। ये कब पॉसिबल है बच्चों? ये तब पॉसिबल है जब आपने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के इस अकाउंट में अपने 35,000 रुपये यहाँ पे रखे हों, यानी कि ट्रांसफ़र किए होंगे, ठीक है। तो ये 35,000 जो रुपये हैं ना, ये आपका सिचुएशन आपकी पूरी अब कंप्लीट आपका सिनेरियो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? एज़ पर दिस इन्फॉर्मेशन आपने क्या कंसिडर करना है, आपने ये कंसिडर करना है कि मैम टैक्स एक्चुअली पेड इन्फॉर्मेशन में जाएगा 25,000। पहले हम क्या एज्यूम करते थे, जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने माना था 20,000 मेरा एक्चुअल टैक्स पेड है। बट यहाँ पे अब हम क्या एज्यूम तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कुछ चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है कि दिस इज़ द टैक्स एक्चुअली पेड। और तो इस साल में आपने प्रोविज़न बनाने के लिए कितना पैसा लगाया होगा? पिछली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हमने 30,000 रुपये प्रोविज़न इस साल बनाया है, जबकि एज़ पर दिस क्वेश्चन हमने इस साल 35,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अब इस सिचुएशन से ले लेते हैं थोड़ी सी उल्टी सिचुएशन। मैं इसी एग्जांपल को यूज़ करूंगी ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लैरिटी रहे, क्योंकि देखो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी जाएगी उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ चेंज होता जाएगा। कैसे? यहाँ पे दूसरा फिगर कोई रख लेते हैं हम। सो फिगर में आप यहाँ पे रख सकते हैं, सपोज करो हमें यहाँ पे दिया है कि हमने जो एक्चुअली टैक्स पे किया था वो सिर्फ 10,000 है। अब बताइए 20,000 आपने एज्यूम किया था, आपका एक्चुअली जो टैक्स पे हुआ है वो सिर्फ कितना हुआ होगा? सिर्फ 10,000 हुआ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए। तो इसका मतलब आपने इस साल कितने का अपने रिजर्व क्रिएट किया होगा? सिर्फ आपने यहाँ पे जो है कितना आएगा? 20,000 रुपये डाले होंगे। क्योंकि मैम 20,000 पिछले साल डाले थे ना, उसमें से सिर्फ 10,000 यूटिलाइज हुए और मुझे करना था इसको 30,000, तो सिर्फ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे लाने पड़े। 10,000 तो पिछले साल से सेविंग हो चुकी है मेरी, ठीक है। बहुत ही कैजुअल सी चीज़। देखो अगर आप इसको अकाउंट से भी ना समझो, आप इसको इक्वेशन वाइज भी कर सकते हो कि लास्ट ईयर मेरे पास थे कितने पैसे, लास्ट ईयर बैलेंस है, या फिर आप कह सकते हो प्रोविज़न एग्जिस्ट, प्रोविज़न फॉर टैक्स आपके पास कितना है लास्ट ईयर? 20,000 रुपये। इसमें से खर्च कितना हुआ है? एक्चुअल टैक्स पेड कितना गया हमारा? मैम सिर्फ 10,000 गया। तो आपके पास कितना अभी सेविंग बची हुई है? 10,000। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, एज पर द बैलेंस शीट आपका करंट ईयर का बैलेंस क्या होना चाहिए? मैम मेरे करंट ईयर का बैलेंस होना चाहिए 30,000 रुपये। तो इसका मतलब आपने कितने पैसे यहाँ ट्रांसफ़र किए होंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से? ट्रांसफ़र फ्रॉम पी.एल. से आपने कितने पैसे यहाँ ट्रांसफ़र किए होंगे? तो 20,000 होंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन का सिचुएशन है।
ठीक है। अब आप इसको अकाउंट बना के कर लीजिए, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो आपका टैक्स पेड होगा, ये जो आपका टैक्स पेड रहेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाला जो है ये आपको इस सिचुएशन में माइनस करना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर से, और ये जो आपने अभी ट्रांसफ़र किया है ये आप जो है अपने प्रॉफिट में फिर से ऐड कर देंगे। जो आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी होती है, तो ये अमाउंट आपका वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। पहले हमने ये एज्यूम किया हुआ था। अब एक लास्ट की सिचुएशन में आपको बताती हूँ, सेम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा बच्चों, ये मेरे पास अकाउंट है मेरा प्रोविज़न फॉर टैक्स का, लास्ट ईयर का मेरे पास बैलेंस है यहाँ पे, कितना बोला था मैंने बैलेंस आपके लिए, 20,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टैक्स बैलेंस होना चाहिए इस साल का बैलेंस कैरी डाउन आएगा, वो होना चाहिए 30,000। अब क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा है, क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि एक्चुअल टैक्स पेड कितना है, बल्कि वो आपको बता रहा है कि प्रोविज़न या प्रोविज़न क्रिएटेड दिस ईयर, प्रोविज़न क्रिएटेड दिस ईयर कितने रुपए का यहाँ पे बोला गया कि इस साल जो है इसमें पैसे डाले गए थे, आपके सपोज कर लेते हैं 15,000 में मान लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 15,000 रुपये आपके डाले गए थे। अब बच्चे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपकी सिचुएशन यहाँ उल्टी है। पिछली बार हमें बताया गया था कि इस अकाउंट से कितने पैसे कम हुए थे, क्यों कम हम करने के लिए हमने यहाँ लिखा था, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट की चीज़ को कम करने के लिए हमने डेबिट साइड लिखा था। लेकिन इस साल हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि इस अकाउंट में हमने कितने पैसे और डाले हैं, तो यानी कि ये यहाँ पे आ गया होगा। पैसे कहाँ से आते हैं हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस से ही आते हैं मैम। तो आप बैंक भी लिखोगे तो कोई खास यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे बैंक लिखना नहीं चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितने का प्रोविज़न यहाँ पे क्रिएट किया इस साल, 15,000 रुपये का। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि आपने अकाउंट में 45,000 रुपीज़ टोटल डले हुए थे, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे बचे हैं बैलेंस शीट के अंदर 30,000 रुपये। सो ऑब्वियस है ना मैम, क्या ऑब्वियस है, लेकिन ऑब्वियस ये है कि इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि हमने एक्चुअल जो टैक्स यहाँ पे इस साल पे किया है वो कितने रुपए का किया होगा बच्चों, वो हमने 15,000 का यहाँ पे 15,000 ही आएगा ना, कितना आएगा, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन, यहाँ पे 35, यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने, यहाँ पे 35 लिखी है, 20 और आपका जो ये है ये 35 होता है, ठीक है, ये आपका 35,000 बना था। तो 35,000 में से ऐसा क्या हो गया कि आपके अकाउंट में जो है 30,000 रुपये बचे हुए। इसका मतलब मैम इस साल जो हमने टैक्स पे किया है वो कितना पे किया होगा, वो आपका 5,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने पे किए होंगे। सो यही वो एक क्वेश्चन है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है, जो कि है नहीं, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, अगेन ये क्वेश्चन आप इक्वेशन बना के करो या आप अपना अकाउंट बना के करो, इस चीज़ में एग्जामिनर हैज़ नो से, योर चॉइस प्रॉपरली वर्क्स है, वट एवर यू सूट्स फॉर यू, ठीक है। लेकिन आपका वर्किंग नोट बच्चे बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसके आपके मार्क्स यहाँ होते हैं। तो प्लीज़ वर्किंग नोट को रफ वर्क मत बनाइएगा, उसे वर्किंग नोट ही रहने दीजिएगा, कि वो लगे कि किसी ने काम किया है, ना कि ये कि रफ वर्क किया है। सो ये इस तरीके से हमारा जो कैश फ्लो का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है, जिस तरीके का होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के लिए पिक किए थे। बाकी अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा एलोबरेटिव वीडियो इस चैप्टर से या किसी भी अदर चैप्टर से होनी चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। Thank you for having me and have a nice day.